नमस्कार। 81 न्यूज़ इंडिया के दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। आज की कड़ी में हम अपने दर्शकों को बताएंगे मानसिक रोग के बारे में और हम खास बातचीत करेंगे मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास पटेल जी से और जानेंगे मानसिक रोगों के बारे में और जो उनसे जुड़े कारण होते हैं और उसके इलाज के बारे में उनसे जानकारियां हासिल करेंगे। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास पटेल जी। आइए हम जानते हैं डॉक्टर साहब का पहले परिचय। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार सर, हमारे दर्शकों को आपका परिचय बताएंगे कि मेरा नाम डॉक्टर विकास पटेल है। मैं लुधियाना में बेस्ड साइकेट्रिस्ट हूँ। क्लिनिक हमारा किचलू नगर बेस्ड है। अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं जैसे कि मानसिक रोगों के बारे में यहाँ पर आपका जो क्लिनिक है और आप इलाज करते हैं लोगों को, तो हमारे दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह से ये मानसिक रोग जो लोग जूझ रहे हैं उनको किस तरह से इसके बारे में अवेयर किया जा सके। पहले तो जो मानसिक रोगों के कॉमन टर्म्स यूज़ होते हैं, कॉमन डायग्नोसिस यूज़ होते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे कि लोगों के मुंह पे जो ज़्यादातर टर्म्स होती है कि डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, पैनिक अटैक्स हो गए, स्किज़ोफ्रेनिया, नशे संबंधित समस्या, सेक्स संबंधित समस्या, मेमोरी डिसऑर्डर, पार्किंसन और दौरे की बीमारियाँ और बच्चों से जुड़ी हुई मानसिक परेशानियाँ। तो अब सभी टर्मिनोलॉजी से लोग या तो लोग क्या करते हैं, गूगल कर लेते हैं, या तो फिर किसी से अपसेट हो गया है तो उसको लेबल कर देते हैं कि इट इज़ डिप्रेशन। बट ऐसे नहीं होता है। तो हर एक बीमारी का अपना अपना एक लक्षण होता है। जैसे हम मोस्ट कॉमन बात करें कि हाँ डिप्रेशन में क्या होता है आदमी को, तो उसका एक ड्यूरेशन देखी जाती है कि एटलीस्ट 15 डेज़ की ड्यूरेशन होनी चाहिए कि उसको जो भी सिम्टम्स है, जैसे काम में मन ना लगना, एक जगह बैठ जाना, किसी से बात ना करना, बेचैन हो जाना, नींद ना आना, भूख ना लगना या बहुत ज़्यादा भूख लगना, और सुसाइडल थॉट्स आना, नेगेटिव थॉट्स आना, ओवर थिंकिंग हो जाना, तो इसमें से कोई 3-4 सिम्टम्स भी हो सकते हैं। बॉडी पेन भी हो सकता है, कम सिम्टम्स भी हो सकता है किसी को। तो 15 दिन से पहले वो डायग्नोसिस के लिए क्वालिफाई नहीं होता है। उससे पहले उसको कोई और टर्म यूज़ किया जा सकता है, जैसे स्ट्रेस रिएक्शन या कोई और प्रॉब्लम में। इसी तरीके से सभी मानसिक बीमारियों का अलग अलग ड्यूरेशन होता है। ठीक है, तो अगर हम कोई और बीमारी जैसे एंजाइटी की बात करें, जिसमें घबराहट हो जाती है, धड़कन तेज़ हो जाती है, कोई सोच के कारण हो जाता है, पेट में गड़बड़ हो जाती है, स्वेटिंग हो जाती है, उसको कंपन लग जाता है शरीर, तो ये एंजाइटी के लक्षण होते हैं। मतलब इन मानसिक बीमारियों में भी कई प्रकार के वर्ग हैं जो कि कई लोग किसी तरह से भी जूझ सकते हैं, तो उनके अलग अलग लक्षण हैं और उनकी अलग अलग डेफिनेशंस हैं आपकी जो मेडिकल भाषा में। तो मुख्यतः आपके पास किस तरह के पेशेंट्स आते हैं जो इन चीज़ों से जूझ रहे होते हैं? जैसे आपने बताया कि अलग अलग वर्ग है, लेकिन मुख्यत्व इसको 2 ही हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है न्यूरोटिक और एक होता है साइकोटिक डिवीज़न। न्यूरोटिक डिवीज़न में बहुत सारी बीमारी आती है, बट उसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि पेशेंट के अंदर उसकी इंसाइट होती है। इंसाइट का मतलब कि उसको पता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, मैंने किसको जाके मिलना है, किससे अपनी बात करनी है, चाहे फैमिली से बात करे, डॉक्टर से बात करे, उसको पता होता है कि मैंने किसको जाके मिलना होता है। जैसे न्यूरोसिस में हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, एंजाइटी, ओसीडी, ये सारे न्यूरोसिस स्पेक्ट्रम में आते हैं। और साइकोटिक स्पेक्ट्रम में केवल 2 ही बीमारियां होती है, जैसे मेनिया और स्किज़ोफ्रेनिया, और कोई भी नशे से उसको साइकोसिस हो जाता है, तो वो तीनों कैटेगरी साइकोसिस में जाई जाती है, जिसमें पेशेंट को बिल्कुल ही इंसाइट नहीं रहता है कि मेरे को क्या हो रहा है। उसके कुछ एग्जांपल देखेंगे, सिम्टम्स देखेंगे हम। सिम्टम्स है कि एक तो मेनिया वाला पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बोलने लग जाता है, मतलब उसकी जो रूटीन कैपेसिटी होती है बोलने से, उससे 3-4 गुना वो बढ़ जाता है, उसकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, नींद की ज़रूरत कम महसूस होती है, काम बहुत ज़्यादा करने लग जाता है, एक साथ 4-5 काम करने की कोशिश करता है, मूड एकदम उसका हाई रहता है, इलेटेड रहता है। तो ये सब स्थिति से जब वो गुजरता है तब उसको खुद ही नहीं पता होता कि मेरे में क्या चेंजेस आ गए हैं। जब उसको कोई बताता है कि नहीं भाई तेरे में कोई चेंजेस आए हैं, तब जाके वो हो सकता है कि कभी कभार राज़ी हो जाता है, नहीं तो इसको ज़बरदस्ती ही ले जाना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए। क्योंकि दूसरी चीज़ें हैं जो जर्नल रोग हैं, जैसे किसी को बुखार आना या किसी को पेट में दर्द होना, ये सब कॉमन सिम्टम्स आदमी को पता लग जाते हैं। लेकिन मानसिक रोगों के अंदर में
बहुत से ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि जो पेशेंट्स घूमता रहता है, और कई बार ऐसा होता है कि वो पेशेंट्स जूझते रहते हैं किसी और चीज़ों में, तो वो पूजा पाठ या कर्म कांड में या झाड़ फूँक की तरफ जाते हैं। तो लेकिन कि उनको कैसे जज हो कि वो डॉक्टर से मिलें या वो उनका हो, क्योंकि ऐसा समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। और हमने देखा है हमारे समाज में कि कई बच्चों को जो यंगर्स होते हैं, ख़ास करके इनको ऐसी मानसिक कोई करियर को लेकर के या अपनी लाइफ को लेकर के कोई एंजाइटी होती है या डिप्रेशन में जाते हैं, तो लोग उसका गलत अंदाज़ा लगाते हैं वो कि भी किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है। तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को। उसमें यही चीज़ है मेन कि जब बिहेवियर चेंज होता है, इमोशंस और थिंकिंग के लेवल पे उसके ऊपर जब इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसका बिहेवियर 1 महीने से 15 दिन से जब चेंज होता है, तो उसको घर वाले अमूमन एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं इनिशियली ईज़िली। तो उस बिहेवियर के कारण ही वो अलग अलग जगह दिखाते हैं कि इसको क्या हो गया, किसी ने कुछ कर दिया या किसी की कुंडली में दोष है या क्या हो गया इसका। लेकिन वो जब ये अवेयरनेस के ज़रिए ही उनसे तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सकती है। मीडिया ही है, जैसे प्रिंट मीडिया हो गया या सोशल मीडिया हो गया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, इस मीडिया के ज़रिए ही उन तक ये बात पहुंच सकती है कि हमें कोई अगर इसमें से कोई भी सिम्टम्स नज़र आते हैं तो हमने पहले कोई भी डॉक्टर को मिलना चाहिए। अगर वो हमें रेफ़र करता है कि हाँ भाई साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, या आपको पेट की बीमारी है उसमें भी अगर किसी को लगता है कि साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, या कोई भी बीमारी में, तो आप तुरंत ही अपने नज़दीकी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को मिल सकते हैं। तो सर, जिस तरह अगर कोई भी पेशेंट्स, हमारा जो दर्शक है, अगर इस चीज़ से जूझ रहा है, तो वो किस तरह की जानना चाहेंगे कि किस तरह की जब डॉक्टर से मिलते हैं तो वो किस तरह की ट्रीटमेंट देते हैं या उनको एडवाइस करते हैं मेडिसिन लेने को, या कोई जो बातचीत के जरिए क्या हल करने का, मतलब कैसे उनको ट्रीटमेंट कैसे प्रोवाइड की जाती है? तो जब भी कोई मरीज़ किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाता है, साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, तो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री ली जाती है। हिस्ट्री ही बहुत इतनी डिटेल होती है कि उसके ज़्यादातर डायग्नोसिस उसको पता लग जाता है। तो हिस्ट्री में जैसे उसको पिछली बीमारी, कोई फैमिली में बीमारी, या ये लक्षण कब से है, कितने लक्षण हैं, क्या क्या करता है जब इसको ये लक्षण होते हैं, ये बीमारी हुई कैसे, तो इन सब बातों का पता लगाया जाता है। ख़ास तौर पे हम स्ट्रेस का जो रूट कॉज है उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जब तक मरीज़ को अपना रूट कॉज नहीं पता लगता तब तक वो अपनी बीमारी पूरी तरीके से ठीक नहीं कर पा सकता, क्योंकि अगर स्ट्रेसर उसका रह गया, रूट कॉज रह गया और उसको सिम्टम्स ख़त्म हो गए ट्रीटमेंट के ज़रिए, बट वो फिर भी आगे बने रहेंगे। जब तक उसका रूट कॉज हमें सीरियल इन्वेस्टिगेशन, मतलब सीरियल हमारे इंटरव्यू होते हैं, जब तक उसको नहीं पता लगता पेशेंट को, और उसको रियलाइज़ होना ज़रूरी है। काफ़ी बार उसको पता होता है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, बट उस पॉइंट को वो छेड़ता ही नहीं है। जब तक वो उस पॉइंट को नहीं छेड़ेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है हर एक की लाइफ में, कि हम जब तक उस पॉइंट को नहीं छेड़ेंगे जिससे हमें प्रॉब्लम है, तब तक हम पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हो सकते। तो जैसे कि काउंसलिंग के थ्रू उसको अपनी बीमारी का पता होना चाहिए और एहसास होना चाहिए, वो एक्सेप्ट करना चाहिए कि मुझे ये बीमारी है, तब वो इलाज कराने के मतलब कि योग्य बनता है, तब उसका एक ट्रीटमेंट होता है। तो इसमें इलाज किस तरीके का दिया जाता है डॉक्टर? तो जैसे हम पिछली बात चल रही थी कि इलाज के क्या क्या मोडालिटीज़ होती है, कि एक तो हो गया कि साइकोथेरेपी काउंसलिंग, जिसमें साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट उसको फेज़ वाइज काउंसलिंग देते हैं, जो सेशन में डिवाइडेड हो जाता है, उसकी प्रॉब्लम को पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में उसको समझा के। दूसरा होता है मेडिकेशंस, जो जिसको जिस भी बीमारी के अकॉर्डिंग जितना भी कोर्स लगता है, कि हर एक बीमारी का अपना अपना कोर्स होता है, वो डिपेंड करता है उसकी सीवियरिटी पे, पास्ट हिस्ट्री पे, फैमिली हिस्ट्री पे, तो सारी फैक्टर मिला के उसकी कोर्स बनता है। तो कोर्स, और अगर वो मेडिकेशन प्लस साइकोथेरेपी सबसे बेस्ट रहता है हमेशा। उसके साथ साथ मरीज़ अपने ऑल्टरनेटिव वेज अपना सकते हैं, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज हो गया, योगा करा, कुछ मरीज़ योगा करते हैं। उसके अलावा एसेंशियल ऑयल्स है, जो एरोमा थेरापी जिसको बोलते हैं, उसका भी माइंड के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो इस तरीके से सपोर्टिव ट्रीटमेंट सारे लेकर पेशेंट अपने आप को स्वस्थ महसूस कर सकता है। डॉक्टर साहब, आपने अपने करियर में कितने लोग किस कंडीशंस में आए थे और किस उनको आपके ट्रीटमेंट देने के बाद क्या कुछ उनको इम्प्रूवमेंट्स आए, कुछ उदाहरण या एग्जांपल्स दे सकते हैं हमारे दोस्तों को?
हम जैसे इस प्लेटफॉर्म पे हम नाम तो किसी का नहीं बता सकते, लेकिन जैसे हर एक बीमारी के साथ हम हर एक बीमारी के अलग अलग पेशेंट्स देखते रहते हैं, तो वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में आए हुए पेशेंट भी ठीक हो सकते हैं। इससे ये है कि दूसरे को उम्मीद जागती है कि मैं भी एक दिन ठीक हो सकता हूँ, या उनकी फैमिली को उम्मीद जाग सकती है कि ये भी ठीक हो सकता है। जैसे स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, वो अकेले रूम में रहता है, बाहर ही नहीं निकलता, मतलब वो ट्रीटमेंट लेने को ही राज़ी नहीं है, तो उसका भी ट्रीटमेंट किसी न किसी वे में हमने वे आउट निकाला है उसका। क्योंकि इसका डिटेल यहाँ पे तो हम नहीं बता सकते कि किस तरीके से, क्योंकि फिर मरीज़ भी थोड़े अलर्ट हो जाते हैं कि इस तरीके से घर वाले ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए कि हर एक मरीज़ का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। मतलब मानसिक रोगों के चलते जो लोग भी जूझ रहे हैं, उनका हर संभव, चाहे वो काउंसलिंग के थ्रू हो या मेडिसिन के थ्रू हो, वो इलाज किया जा सकता है, किया जा। डॉक्टर साहब, एक एपिलेप्सी नाम की जो बीमारी होती है मानसिक, के बारे में हमारे दर्शकों को जी बताएंगे। सबसे पहले तो एपिलेप्सी एक नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है। वो कोई ऑर्गेनिक कॉज या बचपन से कोई कारण ब्रेन में कोई डेवलप हो गई चीज़, ट्यूमर हो गया, इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, हेड इंजरी हो गई, तो इन सब कारणों से पर्सन को सीजर्स डेवलप होते हैं। जब सीरीज़ ऑफ सीजर्स उसको डेवलप होने लग जाते हैं, जब सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम के कारण, तो उसको एक एपिलेप्सी टर्म दिया जाता है। अब सीजर्स के टाइप के हिसाब से अलग अलग प्रकार के एपिलेप्सी के रोग होते हैं, जिसको कुछ सिंड्रोम भी होते हैं, कुछ डिसऑर्डर भी होते हैं। कि जैसे किसी को सीजर बुखार होके हुआ बचपन में 5 साल तक, उसको फिब्राइल सीजर नाम बोला जाता है। अब सीजर्स की क्या डेफिनेशन है कि हम अगर सिंपल भाषा में बोले, लोगों को समझ आए ऐसे, एक तो होता है कि आदमी एकदम से गुम हो जाता है, सिंपल भाषा में, कि उसका बैठा है आपके सामने बट ध्यान उसका रहेगा ही नहीं, वो आपकी बात का आंसर नहीं कर पाएगा उस दौरान, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस लेवल उस टाइम पे लॉस्ट हो चुकी है। तो वो थोड़ी देर के लिए हो सकता है, तो जिसको हम सिंपल पार्शियल, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर बोल सकते हैं। कुछ से सीजर उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जैसे कि नेक मूवमेंट होने लग जाती है, एक साइड में उसकी गर्दन मुड़ने लग जाती है, हाथ पैर उसके स्टिफनेस हो जाती है, फिर रिलैक्स हो जाते हैं, जो ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बोलते हैं जिसको, एकदम से हाथ पैर एकदम टाइट हो जाना, फिर एकदम से गिर जाना, तो वो आगे जाके जनरलाइज सीजर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कभी कभार इसमें टंग बाइट या मोशन निकल जाना, ये भी कॉमन है। तो इस दौरान लोग क्या गलतियाँ करते हैं, तो वो ज़्यादा अवेयरनेस ज़रूरी है। सबको पता है कि उसको दौरा पड़ा है, लेकिन हम उसके मुंह में कुछ ना कुछ इंसर्ट करते रहते हैं। कोई जूता सूंघाने की कोशिश करता है, कोई प्याज डालने की कोशिश करता है, कोई चम्मच डालने की कोशिश करता है। तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दौरान उसका एस्पिरेशन लेवल होता नहीं है। तो उसको हम एक साइड पे लिटा सकते हैं। कोई भी पर्सन हो जिसको मिर्गी का दौरा पड़ा हो या बेहोश मिला हो आपको रास्ते में या कहीं पर भी, तो आप इसको एक साइड में लिटा दीजिए, मतलब राइट या लेफ्ट साइड पे उसको लिटा सकते हैं। उसके कपड़े के ऊपर के 2 बटन खोल दीजिए ताकि उसका रेस्पिरेशन सही रहे, मतलब एयरवे को ठीक करने की कोशिश करते हैं हम। जैसे उसका हेड और नेक की पोजीशन सही होनी चाहिए, एक लेवल पे होनी चाहिए, और आसपास में जितने लोग कम होंगे उसको उतना अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा। डोंट एपिलेप्सी के हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, जो आपको कहीं पर भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो एपिलेप्सी में जो आजकल जर्नल लोगों के बीच में मिर्गी का है, दौड़ा कह सकते हैं इसको हम। तो इस दौरे के दौरान लोग कई बार झाड़ फूँक की तरफ भी चले जाते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? उसमें भी वही है, सेम चीज़ है। जैसे मेंटल हेल्थ में जो प्रॉब्लम होते थे, उसमें भी लोग पहले उसी तरफ जाते थे, झाड़ फूँक की तरफ, और एपिलेप्सी में सबसे ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि उस दौरे को वो किसी और देवी देवता का श्राप मान लेते हैं या कोई कष्ट मान लेते हैं अपना। लेकिन वो जब तक उसकी MRI स्कैन या EEG स्कैन नहीं हो जाती है, तब तक उनको भी कारण नहीं पता होता है। तो जब तक वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, चाहे न्यूरोलॉजिस्ट से करे, साइकेट्रिस्ट से करे, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे, पूरी जांच करवाए, दवाई शुरू करे, अगर उसका कंट्रोल हो जाता है दवाई से, तो फिर उसने मान लेना चाहिए कि उसको कोई दिमागी इंसल्ट, दिमागी इंजरी के कारण ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो क्या ये जो मिर्गी के दौरे आते हैं, इसकी काफ़ी लंबी और महंगी दवाइयाँ होती हैं, तो इसके बारे में हमें डॉक्टर साहब की बताएंगे कि कितना देर का ड्यूरेशन का कोर्स होता है या कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है? ऐसे है कि महंगी दवाई या सस्ती दवाई ऐसे कंसेप्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि एक तो यह है कि किसको कितनी दवाई पे आराम आता है,
पहले हमने ये जानना ज़रूरी है कि एक मेडिसिन से आराम है, हाँ सुबह शाम खा रहा है तो उसको कॉस्ट बर्डन नहीं करेगा। लेकिन जिसका दौरा की बीमारी जितनी ज़्यादा सीवियर होएगी उसको कभी कभी 2 या 3 मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी फाइनेंशियली अगर उसको अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो वो उस लेवल की मेडिसिन पे भी वो शिफ्ट हो सकता है। अगर उसको वो दवाई कारगर है तो वो लोअर कॉस्ट की जो मेडिसिन है जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है तो वो भी ले सकता है, जिसके थोड़े से साइड इफ़ेक्ट एज़ कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो ले सकता है। उससे उसका मिर्गी का दौरा कंट्रोल हो सकता है। अगर ब्रेन में कोई इंसल्ट नहीं है तो उसकी दवाई बंद भी हो सकती है। 5 इयर्स के कोर्स तक के उसकी दवाई बंद हो सकती है। अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम बनी रही है तो उसको हो सकता है कि लो डोज थोड़े टाइम और खाना पड़ सकता है। जैसे कोई इन्फेक्शन है, ट्रॉमा है, तो उसको दवाई थोड़ा और खानी पड़ सकती है, क्योंकि जब तक ब्रेन के पोर्शन में उसको वो इंसल्ट जारी है, जो नर्वस सिस्टम की जो प्रॉब्लम जारी है जिसको बोलते हैं न्यूरोनल इंजरी, अगर वो जब तक ठीक नहीं होती है तब तक उसको कंट्रोल के लिए कुछ ना कुछ मेडिसिन लेनी पड़ती है। लेकिन आजकल के ट्रीटमेंट ज़्यादा एडवांस है तो काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि क्या कोई इन मानसिक बीमारियों का इलाज अगर उनको कुछ पता चल जाए तो क्या वो घर पर रहकर भी कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर पेशेंट और रिलेटिव कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और डॉक्टर इलाज जारी रखते हैं, रेगुलर फॉलोअप कर सकते हैं, तो बिल्कुल संभव है। 99% मानसिक बीमारियों का इलाज घर पे संभव है। 81 न्यूज़ पर आज हमारे साथ खास बातचीत में रहे मनोचिकित्सक विकास पटेल जी, जो कि इन्होंने हमें बताया कि किस तरह से मानसिक रोगों का इलाज संभव है और उसकी जानकारियाँ और प्रिकॉशंस के बारे में बताया। और हमारे दर्शकों में यदि किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो वो हम अपने कमेंट बॉक्स सेक्शन में डॉक्टर साहब का नंबर हम प्रोवाइड दे देंगे, और आप कभी भी फ्रिक्वेंटली डॉक्टर साहब को कॉल करके काउंसलिंग या कोई भी आप ट्रीटमेंट लेना चाहें तो हमारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के लिए इतना ही। एक कैमरा पर्सन अनुभव के साथ शोभनाथ।